हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो इंडिया के ऊपर है, लेकिन इंडिया कैसे बेहतर करेगा किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं, वो आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। या इंडिया में क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या हमने अचीव किया, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आज इंडिया को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूं, एक वर्टिकल लाइन खींच के, तो शायद आपके नजरिए में मैंने ज्योग्राफिकली इंडिया को दो पार्ट्स में बांट दिया। लेकिन इसके साथ साथ असल में इंडिया बहुत सी चीजों में दो पार्ट्स में बढ़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक तरफ बहुत ज्यादा है, एक तरफ उसके मुकाबले ना के बराबर। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन एक तरफ काफी ज्यादा है, एक तरफ सब कुछ मिलाकर भी उतना नहीं। तो आखिर क्यों? आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर क्यों इंडिया का वेस्ट साइड ईस्ट के मुकाबले ज्यादा अमीर, ज्यादा डेवलप हुआ। ऐसा क्या किया वेस्ट इंडिया ने जो कि ईस्ट इंडिया नहीं कर पाया, और कैसे महाराष्ट्र, गुजरात जैसे ये वेस्ट के इंडिया के स्टेट्स आज इंडिया की डेवलपमेंट और ग्रोथ को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा जाओगे तो कहानी लगभग पूरी पलट जाती है। बड़ी बड़ी डायनेस्टीज के गढ़ से लेकर के ब्रिटिशर्स के टाइम की काफी इंपॉर्टेंट सिटीज तक, ये सब कुछ लगभग ईस्ट इंडिया में ही था। मौर्य एम्पायर से लेकर के पाल डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, इन सब का बेस ईस्ट इंडिया में ही था। और ये कोई छोटी मोटी डायनेस्टीज के नाम नहीं है, काफी प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी, यानी कि पैसा भी अच्छा खासा ईस्ट इंडिया में ही रहा होगा। उसके बाद खैर कई सारी डायनेस्टीज आई 16वीं शताब्दी में, खासकर ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल ने वापस से प्रोमिनेंट गेन किया। और ऑब्वियसली ये ईस्ट में था और उस समय का बहुत ही ज्यादा वेल्दीएस्ट प्रोविंस था। इवन यहाँ तक बोला जाता है कि परसेंटेज वाइज वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो अकेला ये प्रोविंस उस वक्त जितना कंट्रीब्यूट करता था, आज के प्रेजेंट के चाइना और अमेरिका जैसी सुपर पावर से भी परसेंटेज वाइज वर्ल्ड जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। और इसका कहीं ना कहीं प्रूफ भी मिलता है जब 19 फरवरी 1828 को मिर्जा गालिब कोलकाता आए थे, तो उनके लिए वो शहर किसी अजूबे से कम नहीं था। गालिब ने कहा था कि कोलकाता एक ऐसा शहर है जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को साथ लेकर चल रहा है, और कोई भी शहर उनको ऐसा नहीं छू पाया जैसे कोलकाता ने छुआ। और ऐसी ही ब्राइट हिस्ट्री बिहार की भी रही। इवन बंगाल ब्रिटिशर्स के टाइम तक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस रहा था। लेकिन फिर उसके बाद आखिरकार हुआ क्या? ये मैप देखो, ब्लू कलर जितना डार्क है मैप में, आप देख सकते हो उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस स्टेट से आ रहा है, जहाँ पे क्लियरली वेस्ट काफी आगे है ईस्ट के मुकाबले। कमर्शियल हब्स वेस्ट में ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वेस्ट में ज्यादा है। तो आखिरकार वेस्ट ने ऐसा किया क्या? चलो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो जब दुनिया में ईस्ट बंगाल प्रोविंस काफी हद तक जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, तब ब्रिटिशर्स की नजर इस पे पड़ी। और जैसा जनरली गोरी चमड़ी वाले लोग का काम है कि अगर उन्हें दिखता है कि पैसा है तो वो वहां आ जाते हैं सीधा उस जगह को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और लगभग यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली तो खैर ये काम शुरू हो ही गया था। लेकिन ये लोग आए कहां से थे? यूरोप से। और अभी कहां पे थे? इंडिया के ईस्ट में। और ईस्ट से यूरोप तक सामान को पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि लंबा रूट लेना पड़ता था, जबकि इंडिया के वेस्ट कोस्ट से यही काम आसानी से हो सकता था। और ये एक कारण भी था कि क्यों कमर्शियल हब्स को ईस्ट से उठा के ब्रिटिशर्स ने वेस्ट में बॉम्बे को कमर्शियल हब की तरह देखना शुरू किया। लेकिन वो बॉम्बे वैसा नहीं था जैसा आज है। छोटे से आइलैंड्स का ग्रुप था जिसमें शुरुआत में इतना कुछ ज्यादा पोटेंशियल दिखता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को फाइनेंशियल हब की तरह स्टैब्लिश करना शुरू किया। ये कह सकते हो आप वैसे कि ये वेस्ट इंडिया को मॉडर्न यानी आज के डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की पहली कील जो थी वो ब्रिटिशर्स द्वारा ही ठोकी गई थी। और बॉम्बे फाइनली बन गया कभी नहीं सोने वाला सिटी, जो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आज इंडियन जीडीपी में देता है। लेकिन इतना होने के बाद ट्रेड डेवलपमेंट ये तो हो रहा था, और उसी आसपास में इंडिया को आजादी मिल गई। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इंडिया ने जो मॉडल अपनाया आजादी के बाद वो लिबरलाइजेशन का नहीं था, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल काफी हद तक था इंडियन बिजनेसेस, रेलवेज वगैरह सब में। प्राइवेट सेक्टर को भी इंडिया में इतना ग्रो करने का मौका नहीं मिला, और इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं रही। जो आज हालात श्रीलंका, पाकिस्तान के देखते हो आप, लगभग उसी कगार में 90s के टाइम पे इंडिया खड़ा था। क्यों?
क्यों? क्योंकि फॉरेन रिजर्व इंडिया का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और तब लिबरलाइजेशन किया गया इंडियन इकोनॉमी का, यानी जो सरकार ने पकड़ बना रखी थी कि बहुत सारे लाइसेंसेस लेने होंगे, बहुत सारी परमिशंस लेनी होंगी, अगर कोई नई कंपनी आएगी तो पहले उसे अपना सर फोड़ना पड़ेगा, वो सब लगभग खत्म हो गया और इस चीज ने मुंबई को बहुत अच्छा बूस्ट दिया। ट्रेड और फाइनेंशियल सेंटर ऑफ इंडिया एक तरह से मुंबई ही स्टैब्लिश हो गया और काफी ग्रोथ देखी मुंबई ने ऑब्वियसली उस पीरियड में। इसका इन्फ्लुएंस आसपास की ऐसी सिटीज में भी आया जो इस तरह से ग्रो करने के कैपेबल थी, जैसे कि बैंगलोर हो गया, मुंबई के पास में ही पुणे हो गया। तो ब्रिटिशर्स का आप बोल सकते हो कि एक इनडायरेक्ट हाथ तो था वेस्ट को एक डेवलपमेंट बूस्ट देने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईस्ट को वो चीज नहीं मिली थी। ईस्ट के पास भी वो चीज थी, लेकिन एक काफी हद तक चीज ये भी है कि ईस्ट के काफी स्टेट्स को काफी एक्सप्लॉइट भी किया गया, जैसे कि बिहार है, झारखंड का एरिया है। बिहार आप देखोगे तो लैंड लॉक्ड स्टेट्स में आता है, यानी कि इसके पास ऐसा कोई खुद का पोर्ट तो अवेलेबल है नहीं। तो हुआ क्या है कि इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर कई ऐसे ईस्ट के स्टेट्स का फायदा उठाया गया है जो रिसोर्सेज एक्चुअली उन स्टेट्स को ग्रो करने में मदद करने चाहिए थे। इससे इन स्टेट्स की लैंड भी काफी हद तक इनफर्टाइल हुई है, जिस वजह से किसी पर्टिकुलर सेक्टर का भी ईस्ट में ग्रो करना थोड़ा हद तक मुश्किल हो ही गया। जबकि परसेंटेज वाइज ज्यादातर परसेंटेज में वेस्ट के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं, जिस वजह से ऐसा कोई खास एक्सप्लॉइटेशन भी वेस्ट के स्टेट्स के साथ नहीं हुआ। और ऊपर से बात की जाए ट्रेडिंग की, तो ज्यादातर ट्रेड वगैरह भी काफी बड़े अमाउंट में वेस्टर्न पोर्ट से ही होता है। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इन जगहों के लिए ट्रेडिंग करने का जरिया ज्यादातर वेस्टर्न पोर्ट्स ही होते हैं, यानी इनडायरेक्टली इस चीज ने भी वेस्ट को कहीं ना कहीं ईस्ट के मुकाबले ज्यादा ग्रो करने का मौका दिया है। और एक आखिरी पॉइंट भी बेसिकली यहाँ पे ऐड करूंगा, जो मैंने एक बार पहले भी ऐड किया था कुछ वीडियोस में। स्पेसिफिकली मैंने वो बिहार पे बनाई थी और बताया था कि कैसे बिहार काफी स्टेट्स के मुकाबले पीछे रह गया है। एक्चुअली ईस्ट और वेस्ट में आए इस डिफरेंस का कहीं ना कहीं कारण पॉलिटिक्स भी है, चाहे आप मानो या नहीं। मैं पूरा रीजन शायद पॉलिटिक्स पे नहीं थोपूंगा, लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जब भी पैसा अलॉट होता है तो यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है, क्योंकि पॉपुलेशन उधर ज्यादा है, बड़े स्टेट्स है। लेकिन क्या जो पैसा मिलता है वो सारा का सारा लिटरली डेवलपमेंट में जाता है? आंख बंद करके भी इसका कोई भी आंसर दे सकता है कि नहीं। और ठीक इसी तरह से कास्ट पॉलिटिक्स भी एक प्रॉब्लम है इन जगहों की। ऐसा नहीं है कि कास्ट पॉलिटिक्स और कहीं नहीं खेली जाती, लेकिन शायद जितने बड़े लेवल पे बिहार जैसे स्टेट में खेली जाती है, कहीं नहीं खेली जाती। और ये चीज तो फिर ऑब्वियस ही है कि अगर वोट कास्ट के नाम पे दिया गया है तो डेवलपमेंट की पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली नहीं होगा। बंगाल के अंदर भी इलेक्शन, पॉलिटिक्स, ये सब कैसा है ये शायद मुझे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं एक कारण जरूर है। कुछ कारण हम बोल सकते हैं चलो कि पास्ट में थे, गलतियां हुई तो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेजेंट में गलतियां हो रही हैं उनको जरूर सुधार सकते हैं। नहीं तो जो गैप है वेस्ट के कुछ स्टेट्स और ईस्ट के इन स्टेट्स के बीच में, वो डेवलपमेंट इकोनॉमी वाइज बढ़ता जाएगा, जो स्टेट्स के लिए तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे इंडिया के लिए एज अ कंट्री भी अच्छा नहीं है। बाकी आपकी कोई राय हो इससे रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लिटरली वो डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट इंडिया में देखने को मिलता है, ये भी लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। वैसे और कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, ये है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।